हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले के वीडियो में हमने लेंसों के प्रकार तथा लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम हैं उसमें हम देखेंगे। निम्नलिखित फर्स्ट नियम है। पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें पर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये पहला नियम। तो पहला नियम देखिए, आप इसे पहले फिगर के थ्रू समझेंगे, उसके बाद फिर आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने शब्दों में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय, देखिए आपको प्रथम और द्वितीय फोकस बताया गया है। तो उत्तल लेंस के लिए इधर क्या होता है F1 और इधर क्या होता है F2। तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये द्वितीय फोकस से होकर जाती है या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल लेंस में प्रतीत होता है। अवतल लेंस इधर बनाएं। अवतल लेंस में क्या होता है, ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ये भी प्रकाशिक केंद्र O है। और यहाँ पर ये इसका द्वितीय फोकस होगा F2 और इधर क्या होता है F1। यदि समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी तो ये तो पहले तो मोटे वाले भाग की तरफ क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कोई व्यक्ति देखे तो ये प्रकाश किरण इस बिंदु से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात या तो द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। अब इसके बाद हम दूसरा नियम देखेंगे, ठीक इसका विपरीत। यदि प्रथम फोकस से, यहाँ पर लिखें पहले, प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश की किरणें या प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसी बात को। ये हमारा यहाँ पर होगा F1 और इधर क्या हो जाएगा F2। तो प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर जाने वाली, यहाँ देखिए ये प्रथम फोकस से होकर जा रहा है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और यही बात अगर हम अवतल लेंस की करें तो अवतल लेंस में जो प्रथम फोकस की ओर जाएगा, यहाँ पर इसमें F1 होता है इस साइड में और F2 इस साइड में होता है। तो प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अगर इधर जा रहा है तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। इसे हम क्या करेंगे, डॉटेड ही लेंगे, क्योंकि ये वास्तव में यहाँ पर जाएगा नहीं, ये उधर जा रहा था तो अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब हम तीसरा नियम इसी में देखेंगे। तीसरे नियम में क्या होता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। तो यह नियम तो बहुत ही आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। उत्तल लेंस में भी यही है और साथ में आपको अवतल लेंस में भी यही बातें समझ लेनी है। अवतल लेंस में भी यही प्रक्रिया होगी। ये आपका प्रकाशिक केंद्र होगा, ये O ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए निकल जाती हैं। अब तीसरा नियम ये है, किसी भिन्न कोण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, किसी भिन्न कोण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें फोकस लेंथ के किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं। इस बात को थोड़ा सा आप समझेंगे ध्यान से। देखिए यहीं पर हम चौथा पॉइंट लेंगे। आप इस फिगर को आप चाहे तो यहाँ पर भी बना लीजिए, ये बहुत छोटा सा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिए। चौथा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि लेंस पर किसी भिन्न कोण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण,
जैसे यहाँ समांतर ना जाए या फिर फोकस से होकर ना जाए या प्रकाशीय केंद्र से होकर ना जाए, तो हम ये कहें कि अगर वो समांतर ना जाकर किसी कोण पर अगर ऐसे आपतित हो रहा है इस तरह से, तो यह अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, फोकस तल के किसी बिंदु से होकर जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये हुआ, अब मोटे वाले भाग की तरफ और अपवर्तित होगा तो यहाँ से जाएगा। तो आप देखिए फोकस तल क्या होता है, ये आपका F2 है और इधर क्या होगा F1, तो इधर गया और ये हमारा क्या होता है फोकस तल। तो फोकस तल के किसी बिंदु से होकर निश्चित रूप से जाएगा। आप चाहे इसे बना लें, चाहे इस बिंदु से, चाहे इस बिंदु से, चाहे इस बिंदु से होकर जाएगा। अब बात ये आती है कि आखिर ये फोकस तल होता क्या है, ये इस परिभाषा को समझेंगे। देखिए मुख्य फोकस, किसी भी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका क्या है, एक फोकस है, इसी में देख लेते हैं, ये एक फोकस है, इस फोकस से होकर जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे तिरछा इधर उधर नहीं जाना है, बस वो क्या होना चाहिए, इसमें से होकर तो जाए पर इस मुख्य अक्ष पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो ये जो तल होगा इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस तल। जैसा कि आप टार्च जलाते हैं ना, फोकस लाइट जलाते हैं टार्च, तो ऐसे फोकस होकर जाता है ना, प्रकाश किरणें ऐसे जा रही होती हैं, तो जितनी उसकी लेंथ होती है लंबवत, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस तल, जिस फोकस से होकर जाएगा। यहाँ पर अगर है कोई, मान लो हमने यहाँ पर कोई लाइन खींच दी, तो ये फोकस तल नहीं होगा, फोकस तल केवल मुख्य फोकस से होकर जाएगा और मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, तभी फोकस तल कहलाएगा। तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे शब्दों को सुनकर इस टॉपिक को नोट करिए, ठीक है, या फिर PDF आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे आप नोट करिए। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पर हम कुछ स्थितियाँ लेंगे जिसमें वस्तु किस स्थिति में हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के द्वारा कहाँ पर बनेगा, इसे देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम उत्तल लेंस द्वारा बना रहे हैं। यह हमारा एक क्या है, उत्तल लेंस है, और इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर कोई निश्चित आकार की वस्तु अनंत पर है। यहाँ पर आप देखिए ये हमारा क्या होगा F1 और इधर क्या हो जाएगा F2, और इसे हम क्या ले रहे हैं O। तो पहली बार वस्तु मान लेते हैं अनंत पर है, यहाँ पर ये वस्तु हमारी AB है। एक बात आपको याद रखना है कि प्रकाश किरणें जब अनंत से चलें तो उन्हें हमेशा आप क्या करें, समांतर लेकर आएं। इसके साथ साथ एक बात और आपको याद रखनी है, वो क्या है, पहली बात, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए एक साथ केवल 2 ही नियम प्रयोग करें, ठीक है, एक साथ केवल 2 ही नियमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम चाहे पहला दूसरा लगाएं या फिर दूसरा तीसरा लगाएं, अभी इससे पहले जो पढ़ा गया दूसरा तीसरा लगाएं या फिर तीसरा चौथा लगाएं, इन्हीं में से कोई लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर यदि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं, एक फोकस से होकर जाए और दूसरी प्रकाश की किरण मान लीजिए प्रकाशीय केंद्र से होकर जाए, तो जो फोकस से होकर जाता है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, आपको पता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। और दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसी से क्या करेंगे, हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे, मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे। तो यही जो लंब है वह वस्तु का, देखिए A' से मिला है तो इसे A से मिला है तो A' बनेगा, और ऐसे ऐसे और भी प्रकाश किरणें इस पर मिलेंगी तो ये हमारा वस्तु बन जाएगा A' B'। तो इस प्रकार से अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो फोकस तल में मिलेंगी, अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है, द्वितीय फोकस पर। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन को लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा,
प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, पहली बात, क्योंकि प्रकाश किरणें क्या हैं, वास्तव में मिल रही हैं। वास्तविक छोटा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तथा द्वितीय मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ पर, द्वितीय मुख्य फोकस पर। ठीक है। अब इसके बाद प्रकाश की किरणों को, अब अगर इस वस्तु को थोड़ा और आगे ले जाएं, यदि वस्तु थोड़ा और नज़दीक हो तो क्या करेंगे। देखिए दूसरी स्थिति ले रहे हैं, जब वस्तु अनंत व मुख्य फोकस के बीच में हो, मुख्य फोकस के बीच हो। ठीक है, तब क्या लेंगे, तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं, किरण आरेख। तो सबसे पहले एक ऐसा आप लेंस बनाएं, ये हमारा क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ पर आपका ये है F1 और इधर क्या हो जाएगा F2। थोड़ा सा हम इसे ऊपर बना ले रहे हैं F2। अब यह क्या होगा, जब मान लीजिए इधर अनंत है और ये क्या है F1, इसके बीच में यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए AB वस्तु है, इससे चलने वाले समांतर प्रकाश की किरण जो जाएगी वो द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसे थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, और द्वितीय प्रकाश किरण को हम क्या कर रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर ले जाएं। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलेंगी उसी को हम क्या कहेंगे, वहीं से क्या करिए, एक लंब डाल दीजिए और यह A डैश B डैश क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इस वस्तु की स्थिति क्या होगी, यानी यहाँ पर देखिए ये वास्तव में मिल रही है, बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से क्या होगा, अब थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम तो स्केल से इसे खींच नहीं रहे हैं, आप स्केल से बनाएंगे तो ये दूरियां जब आप एग्जैक्ट लेंगे, प्रकाश किरणें सीधी ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके प्रतिबिंब सुटेबल बनेंगे। ठीक है, तो ये वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा तथा देखिए कहाँ पर बनेगा, द्वितीय फोकस तथा इधर भी तो एक अनंत होगा, द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इस बात को यहाँ पर अपने शब्दों में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और स्थितियाँ ले रहे हैं हम। अब यहाँ पर एक तीसरी स्थिति ले रहे हैं। तीसरी स्थिति ये ले रहे हैं कि जब वस्तु F1 पर हो, F1 पर हो, इसका मतलब है कि यह प्रथम मुख्य फोकस पर हो, तब क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा F1 और यहाँ पर होगा F2। F1 पर ये वस्तु रख लेते हैं AB, यहाँ से समांतर प्रकाश किरण गई तो यहाँ से होकर चली जाएगी F2 से होकर, और दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या कर रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेकर जा रहे हैं, तो ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी, सीधे ऐसे निकल जाएंगी। अर्थात ये प्रकाश की किरणें समांतर जा रही हैं, अर्थात हम ये मान सकते हैं कि ये प्रकाश किरणें बहुत दूर जाकर कहीं मिलेंगी, अनंत पर। जैसे समांतर आई थी तो फोकस पर बना, तो अब फोकस पर रखा है तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो ये भी वास्तविक बनेगा क्योंकि वास्तव में मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा तथा अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, तो ये अनंत पर बनेगा। अब एक चौथा कंडीशन ले रहे हैं कि ये मान लीजिए ये वस्तु और नज़दीक आ जाए, तो हम यहाँ कह लेंगे जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा, तब क्या होगा, इस तरह से। यह हमारा प्रकाशिक केंद्र O है, यहाँ पर हम क्या मान ले रहे हैं, F1,
और वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच रख रहे हैं। ये हमारा क्या होगा AB, और यहाँ से जब समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो F1 इतनी दूरी पर है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर भी F2 बना लेंगे। समांतर गया तो ऐसे होकर चला जाएगा। अब ये इधर द्वितीय, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, सीधे निकलेगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही हैं वैसे प्रकाश किरणें क्या होंगी, आपस से दूर होती जा रही हैं। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्रकाश किरणें जितनी दूर जाएंगी वैसे वैसे एक दूसरे से और दूर होती जाएंगी, तो प्रकाश किरणें मिलना संभव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति नेत्र लगाकर देखे तो हम ये मान सकते हैं कि ये प्रकाश की किरणें कहीं यहाँ पीछे से आ रही हैं। इन्हें आप पीछे बढ़ा दीजिए ऐसे डॉटेड करके, इन्हें भी, तो ये प्रकाश किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये A', इसे B'। यहाँ पर वास्तव में तो मिल नहीं रही हैं, वास्तव में तो इधर जा रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वर्चुअल होगा, यानी आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, तथा देखिए इधर F1 व अनंत के बीच बनेगा। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यहाँ पर अगला टॉपिक है लेंस द्वारा निश्चित आकार की वस्तु के लिए सूत्र। वैसे हमने लेंस से अपवर्तन का फार्मूला पढ़ लिया है, लेकिन वो लेंस मेकर फार्मूला था और वहाँ पर हमने बिंदु वस्तु लिया था। आप याद कीजिए तो आपको बिंदु वस्तु लिया गया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेंस द्वारा अपवर्तन ही करेंगे, परंतु यहाँ पर निश्चित आकार की वस्तु होगी, यहाँ बिंदु वस्तु नहीं होगा। यानी इसके लिए जो फार्मूला होता है वो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसी का हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले क्या करिए, आप एक लेंस बनाइए। यहाँ पर एक लेंस ऐसे निर्माण करेंगे किरण आरेख खींचने के लिए। ये हमारा होगा प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ पर मान लीजिए ये इसका क्या है, F1 है, और इतनी ही दूरी पर क्या होगा हमारा, ये F2 हो जाएगा। अब मान लीजिए निश्चित आकार की एक वस्तु है AB, इससे चलने वाली समांतर प्रकाश किरण इधर गई, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से ले जा रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे से मान लो यहाँ पर कहीं पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर, और इसे और आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ से लंब डालेंगे तो ये हमारा A', B' इस वस्तु का क्या होगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये वस्तु की दूरी है, तो प्रकाशिक केंद्र से लेकर वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाएंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, ये प्रतिबिंब की दूरी V है। साथ में ये आपका F1 है प्रथम, और ये क्या होता है, F2 द्वितीय। पर यहाँ पर हम इसी को कंसीडर करेंगे, ये वाली दूरी, ठीक है, तो F मानेंगे। यानी फोकस दूरी यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव ली जाती है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मान लीजिए ये यहाँ पर टकरा रहा है, तो ये ऐसा एक हम लंब खींच देते हैं, और मान लीजिए ये P पर टकरा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस किरण आरेख के बारे में यहाँ पर आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए कि माना कि एक निश्चित आकार की एक वस्तु AB F फोकस दूरी वाले लेंस के सामने अनंत और F1 के बीच रखी है। इससे चलने वाली एक प्रकाश की किरण F2 से होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों प्रकाश किरणें A' पर मिलती हैं। A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया जो लंब होगा वो हमारा क्या होगा, A' B' वस्तु AB का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि माना
माना ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू। क्यों? क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां माइनस ली जाती हैं। और ये यहाँ से लेकर ओ बी डैश, यानी ओ बी डैश बराबर माइनस वी हो जाएगा। और ओ से लेकर F2 की दूरी क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। तो इतना आपको रख लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ एक त्रिभुज लीजिए ABO। देखिए यहाँ पर इस डेरिवेशन को करने का एक ट्रिक आप समझ लीजिए। हमको क्या क्या करना है, एक बार ये और यहाँ से लेकर O A डैश B डैश O, यह दूसरा ये ले लेना है ये। उसके बाद इसको तीसरे और इस चौथे त्रिभुज को ले लेना है। और सभी क्या हैं, एक तरह से समकोण त्रिभुज है, तो दोनों चारों क्या है, समरूप हैं। तो पहले 1 और 2 को लेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ ABO तथा यहाँ पर A डैश B डैश O, त्रिभुज A डैश B डैश O में, ठीक है। ये समकोण है दोनों, तो समरूप भी हैं, ठीक है। समरूप सिद्ध करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, समकोण त्रिभुज समरूप होते ही है, बस इतनी बात। इसमें हम क्या करेंगे, पहले AB ले रहे हैं, इसका लंब यानी AB, और इस वाले त्रिभुज का लंब क्या होगा, A डैश B डैश, और ये बराबर इसका आधार क्या है, हमारा OB है, और इसका आधार क्या है, OB डैश है। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि ये है, यहाँ पर समरूपता नियम है, समरूपता नियम से, समरूपता का नियम, त्रिभुज की समरूपता का यहाँ पर नियम का प्रयोग किया गया है। फिर क्या करिए, एक बार यहाँ पर इस वाले त्रिभुज को लीजिए, 3 और 4 वाले को। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए इस वाले को POF2 तथा त्रिभुज A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2 में। तो यहाँ पर इसका लंब क्या है, PO है, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये आधार A डैश B डैश लंब हो गया, बराबर इसका आधार क्या है, OF2 है, और इसका आधार क्या है, यहाँ पर B डैश F2 या फिर F2 B डैश, ये कह लेंगे। अब यहाँ पर इसे हम समीकरण नंबर तुरंत 2 नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए नीचे इसका हर A डैश B डैश है, इसका भी हर A डैश B डैश है। अगर ऊपर AB है, यहाँ भी AB आ जाए तो निश्चित रूप से ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए AB के बराबर क्या है, PO है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि AB बराबर है PO के, ठीक है। इसलिए जहाँ PO है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB, और बटे क्या हो जाएगा, A डैश B डैश बराबर यहाँ पर OF2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा OF2, और अपॉन यहाँ पर हो जाएगा F2, यहाँ पे B डैश। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, अर्थात मैं कह सकता हूं कि OB बटा क्या हो जाएगा, OB डैश बराबर यहाँ क्या है, इधर OF2 और अपॉन F2 B डैश, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे पास किन किन चीज़ों के मान हैं, OB का मान है, OB डैश का भी मान है यानी पता है, साथ में OF2 का भी मान हमें पता है, लेकिन F2 B डैश का मान नहीं पता है। तो चेक करिए F2 B डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी। F2 B डैश के लिए हम क्या करें, यहाँ से OB डैश में से, यानी इसको हम लिख सकते हैं OB बटा OB डैश बराबर OF2 अपॉन F2 B डैश की जगह पे OB डैश, यहाँ तक की दूरी यानी OB डैश माइनस हम घटा सकते हैं क्या, OF2,
OF2 को घटा लें तो ये F2B डैश के ही तो बराबर होगा। बिल्कुल। अब क्या कर रहेंगे, यहाँ से चिन्ह सहित इसमें मान रखेंगे जितने मान हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखेंगे तो OB का वैल्यू है -U अपॉन OB डैश का वैल्यू है -V। देखिए, और उसके बाद यहाँ पर OF2 का वैल्यू हो जाएगा F और यहाँ पर हो जाएगा OB डैश का वैल्यू V -V होगा और ये है माइनस, और साथ में यहाँ पर देख लीजिए OF2 का वैल्यू फिर माइनस होगा, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये अब प्लस हो जाएगा, दोबारा से माइनस होगा तो प्लस। अब ये कट जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा UF बराबर UF हो गया, और इसका गुणा यहाँ पर कर लें तो -UV हो जाएगा। और साथ में ध्यान दें कि यहाँ पर ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, बराबर इस साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा VF। ठीक है, अब क्या करिए, इसमें इस पद को इधर भेज दीजिए, या हम कहें कि दोनों पक्षों में, यहीं पर कर लीजिए, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो इसमें देखिए UF बटे क्या हो जाएगा UVF और माइनस UV बटा क्या हो जाएगा UVF बराबर VF अपॉन क्या हो जाएगा UVF। अब यहाँ पर देखिए F से F कट जाएगा, U से U कट जाएगा, यहाँ UV से UV कट जाएगा, V से V, F से F कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या 1 बटा, अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर बचा 1 बटा, यहाँ पर बचा है V, तो 1 बटा V माइनस यहाँ पर क्या बचा 1 बटा F बचा है, बराबर यहाँ पर बचा है 1 बटा U। हम इसे इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 बटा V माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजें तो 1 बटा क्या होगा U बराबर 1 बटा F। तो इस तरह से हम अपने इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें हम एक टॉपिक और करेंगे, लेंस का रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो अब तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेंस ऑफ ए लेंस। तो यहाँ पर देखिए फिगर आपको ऐसे ही बनाना है पहले टॉपिक की ही तरह, बस आप अब इसे मिटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन पढ़ना है। तो लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है, लेंस का रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो अब यदि वस्तु की लंबाई को अगर हम ऑब्जेक्ट यानी O से रिप्रेजेंट करें और प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई I अपान क्या होगा O, I अपान क्या हो जाएगा O हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन ले रहे हैं, त्रिभुज ABO, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A'-B'-O, A'-B'-O समरूप हैं। अगर ये समरूप हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए AB बटे क्या हो जाएगा आपका, AB बटे यहाँ पर A'-B' बराबर, यहाँ पर इसका आधार क्या है आपका OB है और इसका आधार क्या है OB' है। अब AB का मतलब क्या है, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई क्या होती है, यहाँ पर वस्तु की लंबाई को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को I से। लेकिन आप ध्यान दें कि
ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है नीचे बना है तो इसे हम क्या लेंगे माइनस में। देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाइयाँ प्लस और नीचे क्या होता है माइनस, और इधर हम बनाएं तो ओ बी का मान क्या है माइनस यू, और अपॉन यहाँ पर देखिए इधर हाँ ओ बी डैश ये क्या है हमारा v पॉजिटिव होगा क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में नापी गई है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसे पलट दें अगर तो ये i अपॉन क्या हो जाएगा o, और यह बराबर हो जाएगा, इसे भी पलटना पड़ेगा तो v अपॉन क्या होगा u। आप इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड और इसे मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर क्या आ जाएगा m बराबर i अपॉन o बराबर v अपॉन u। तो यह फार्मूला भी हम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ याद रखें कि यदि प्रतिबिंब नीचे बना है उल्टा बना है तो रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए पॉजिटिव आया है, और अगर प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि सभी चीज़ें अच्छे से ही समझ में आई होंगी। यदि कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।